परिभाषित करेंगे। तो हम लिखेंगे वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है चालक या विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ग्रेफाइट आदि। इसके साथ साथ आपको एक और भी बात ध्यान रखनी होगी कि वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। अचालक को इंग्लिश में आप कहेंगे नॉन कंडक्टर और विद्युत रोधी की इंग्लिश होती है इंसुलेटर। यदि अचालक के कुछ उदाहरण की बात करें तो हम लिख सकते हैं लकड़ी, वायु, कागज, प्लास्टिक आदि। ये कॉन्सेप्ट विद्युत चालक और अचालक की परिभाषा आप क्लास 10 में भी पढ़े हुए हैं, तो आपको ये पहले से ही पता होगा। मैंने बस यहाँ पे आपको रिमाइंड कराया है ताकि इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं चालकों का वर्गीकरण। इंग्लिश में हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स। चालकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक और इलेक्ट्रॉनिक चालक का एक दूसरा नाम होता है धात्विक चालक। नंबर दूसरा हम पढ़ेंगे आयनिक चालक या इसको हम विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं। तो इसमें चालकों के प्रकार में पहला प्रकार हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक चालक और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चालक को धात्विक चालक भी कहते हैं। यदि आपके माइंड में ये आए कि धात्विक चालक क्यों कहते हैं तो वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक चालक की खास बात होती है कि इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चालक ऐसे चालक होते हैं जिनको जब हम विद्युत धारा से जोड़ते हैं तो इनमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दिशा में गति करने लगते हैं और उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस आधार पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालकों की दूसरी खासियत होती है कि इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है। बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक चालक का उदाहरण हम ले लेते हैं कॉपर की तार। आप अपने घर में इलेक्ट्रिक वायर के रूप में कॉपर की तार देखे होंगे। कॉपर की तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है? तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो सभी इलेक्ट्रॉनिक चालकों की ये खासियत होती है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाह में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चालक के उदाहरण की बात करें तो सभी धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक होती हैं। ग्रेफाइट जो कि एक अधातु है यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक चालक होता है। अब क्योंकि सभी धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक की उदाहरण है अतः इलेक्ट्रॉनिक चालक को हम धात्विक चालक भी कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या होते हैं और इनको हम धात्विक चालक क्यों कहते हैं। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं के प्रवाह से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की जो कि है आयनिक चालक या इसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये चालक होगा। चालक का अर्थ है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और आयनिक यहाँ पे जुड़ा है, मतलब यहाँ पे जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो आयनों की गति के कारण होगी। जैसा कि अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक चालक में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक चालक उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। तो यहाँ पर इसका नाम आयनिक चालक क्यों हम लिख रहे हैं?
क्योंकि यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होगा। तो हम लिख सकते हैं वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है आयनिक चालक कहलाते हैं। आयनिक चालक की एक दूसरी खास बात होती है कि आयनिक चालकों के गलित अवस्था या इनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के परिणाम स्वरूप आयन उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, और ये जो आयन उत्पन्न हो रहे हैं इन्हीं की गति के कारण यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ से आप एक बात समझ सकते हैं कि आयनिक चालक में यदि रासायनिक वियोजन नहीं होगा तो वहाँ पे आयन ही नहीं उत्पन्न होंगे, और आयन उत्पन्न नहीं होंगे तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं हो पाएगा। यानी कि आयनिक चालक ऐसे चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। हम लिख सकते हैं कि आयनिक चालकों में रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अभी हम एक उदाहरण से इसको और भी अच्छे से समझ लेंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, उदाहरण से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बात और भी आपको ध्यान रखना है कि आयनिक चालक या तो गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन के रूप में ही चालक का व्यवहार करते हैं। यदि किसी आयनिक चालक को आप ठोस अवस्था में लें तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, अर्थात वह अचालक की भांति व्यवहार करेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि गलित अवस्था या फिर जलीय विलयन में ही जो पदार्थ होते हैं उनका रासायनिक वियोजन हो पाता है, जो कि अभी उदाहरण से हम और अच्छे से समझ पाएंगे। यदि हम बात करें आयनिक चालक के उदाहरण की, तो लवण के जलीय विलयन आयनिक चालक होते हैं, अम्ल तथा क्षारों के जलीय विलयन भी आयनिक चालक होते हैं। अब इस पूरे आयनिक चालक को हमको इस चैप्टर में समझना है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाता हूँ एक इमेज की सहायता से। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक लवण का विलयन लिया है। आप जानते हैं कि लवण के रूप में जो भी लवण लें, मान लीजिए हम NaCl लें, तो जब उसको हम जल में घोलेंगे तो वो वियोजित हो जाएगा और वहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। तो इस विलयन में जो लवण था वो आयनित हो गया है, इसलिए यहाँ पे आपको धन और ऋण दिखाए गए हैं, मतलब धनायन और ऋणायन दिखाए गए हैं। और आप पीछे पढ़ चुके हैं कि ऐसे पदार्थ जो जल में या फिर विद्युत धारा के प्रवाह से आयनित हो जाते हैं उनको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य, और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए नीचे यहाँ पे लिखा गया है सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, यहाँ पर हमने दो छड़ लगा दिए हैं। एक है यहाँ पर ऋण इलेक्ट्रोड जिसको हम कहेंगे कैथोड, और एक यहाँ पर धन इलेक्ट्रोड है इसको हम कहेंगे एनोड। इन दोनों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए, एक को हमने बैटरी के धन सिरे से जोड़ा है, जिसको धन सिरे से जोड़ा है वो बन गया है एनोड, और जिसको ऋण सिरे से जोड़ा है वो बन गया है कैथोड। इस प्रकार ये जो निकाय तैयार हुआ है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि आगे आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तब मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा। अभी मैं बस यहाँ पे चालक के बारे में या फिर हम आयनिक चालक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब इसमें हम बैटरी लगा देंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये वाला जो छड़ होगा ये ऋण ध्रुव हो जाएगा और ये वाला छड़ धन ध्रुव हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने बैटरी के धन सिरे से और इसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा है। अब जब ये छड़ ऋणावेशित हो जाएगा तो जितने भी धनायन होंगे इस ऋण की तरफ गति करेंगे और जितने भी ऋणायन होंगे वो धन की तरफ गति करेंगे। अर्थात इस वैद्युत अपघट्य विलयन में जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो इसके आयन एक विशेष दिशा में गति करने लगे, और आयनों की इस गति के फलस्वरूप ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अर्थात विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो जलीय विलयन होता है ये चालक बन जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण नहीं बल्कि आयनों की गति के कारण हो रही है, इसलिए इसको हम आयनिक चालक कहेंगे। अब यदि मान लीजिए कि ये जो आपने लिया है वैद्युत अपघट्य या जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो यदि ठोस होता
तो ठोस अवस्था में ये आयनित नहीं होता, यानी धन और ऋण आयन में ये नहीं टूटता, और यदि धनायन और ऋणायन ही नहीं बन पाते तो फिर उसमें आयनों की गति भी नहीं हो पाती और विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं हो पाता। तो जितने भी वैद्युत अपघट्य होते हैं वो सब ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं, लेकिन द्रव अथवा गलित अवस्था में विद्युत के चालक हो जाते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कि आयनिक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। अब देखिए, आयनिक चालकों को आप विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, इस बात को समझते हैं। तो सभी विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो आयनिक चालक होते हैं। अभी हमने बताया कि जो विद्युत अपघट्य होंगे वो टूट जाएंगे और इनमें आयनों की गति होगी, इसलिए इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होगा, और आयनों की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे आयनिक चालक। तो सभी विद्युत अपघट्य आयनिक चालक होते हैं, अतः आयनिक चालकों को विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आयनिक चालकों को विद्युत अपघटनी चालक क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ लाभ होगा, आज की वीडियो आपको समझ में आएगी। तो यदि वीडियो से आपको लाभ होता है, वीडियो आपको समझ में आती है,